जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं भूगोल की दूसरी बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, और उसमें भी तीसरा चैप्टर मानव विकास। और यहाँ पर हम भारत के अंदर मानव विकास को समझ रहे हैं। अब तक की क्लास में हमने विश्व स्तर के ऊपर भारत की मानव विकास को लेकर क्या स्थिति है उसको जाना। योजना आयोग द्वारा जो मानव विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अनुसार भारत के राज्यों में मानव विकास की क्या स्थिति है उसको जाना। और मानव विकास की सूचनाएं जिन सूचकांकों से प्राप्त की जाती है, जिन मापकों से प्राप्त की जाती है, उनके बारे में भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। आज की इस क्लास में फिर हम एक निष्कर्ष निकालें तो फिर भारत के अंदर मानव विकास की स्थिति किस प्रकार की है, क्या बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, या इनके बीच का कोई मार्ग है मानव विकास को लेकर। तो कई बार बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत एक कथन दे दिया जाता है इसी बात को लेकर, इस निष्कर्ष को लेकर। वो कथन देकर आपसे ये पूछा जा सकता है भी इसके तर्क दीजिए या इसके आप उदाहरण दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भारत में विकास की क्या स्थिति है। तो देखिएगा सबसे पहले उस कथन को ही कि भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं एवं वंचनाओं का मिला जुला थैला है। गौर कीजिएगा, अवसर भी मिल रहे हैं और साथ में उपेक्षाएं और वंचनाएं। वंचना मतलब कमी होती है, उपेक्षा हो रही है और कमियों का मिला जुला थैला है। या कुल मिलाकर यह कह दें भी भारत के अंदर अवसरों में क्या है, असमानता है। इस बात को हम किस आधार पर समझे, कुछ उदाहरण, कुछ तथ्य आपके सामने दिए हैं। सबसे पहले देखिएगा भी हमारे भारत देश के अंदर जो विकसित महानगर है या महानगरों का जो विकसित क्षेत्र है, वहां पर लोगों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, जबकि गांवों के अंदर और नगरीय क्षेत्रों में जहां गंदी बस्तियां हैं वहां के लोगों को तो मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो रही। तो देखिएगा, गौर कीजिएगा भी महानगरों का कुछ इलाका वो है जहां लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और गांव और नगरों की जो गंदी बस्तियां हैं वो इलाका वो है भारत के अंदर जहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं यानी अच्छा पानी उनको नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छ हवा है वो उनको नहीं मिल पा रही है, यानी एक प्रदूषित जीवन जी रहे हैं। इसी प्रकार और उदाहरण ले भी भारत के अंदर जो एससी अनुसूचित जाति, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन जो कृषि मजदूर है, गरीब किसान हैं और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, वो हाशिए पर है, अर्थात आधुनिक सुविधाओं से वंचित है। इसी प्रकार महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब है भी महिलाओं के साथ समाज में भेदभाव किया जाता है। महिलाएं एक कष्टप्रद जीवन है वो समाज के अंदर जी रही है, और विकास के नाम पर हम हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, अर्थात विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषण है वो भी इंडिया के अंदर बढ़ रहा है। तो आप इन तथ्यों को जब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा भी अवसर भी मिल रहे हैं, लेकिन अवसरों की समानता नहीं है सबके साथ। कुछ लोगों की उपेक्षाएं हो रही है, कुछ समूह की उपेक्षाएं हो रही है। अर्थात इस बात को हम एक और प्रश्न के माध्यम से समझ सकते हैं भी भारत के अंदर आधुनिक विकास के दुष्परिणाम क्या है। इन्हीं उदाहरणों से हम इस दुष्परिणाम को बता सकते हैं। इन तथ्यों से, इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया भी हमारे भारत के अंदर सामाजिक अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, लोगों के साथ सुविधाएं नहीं मिल पा रही। हमने कहा एससी एसटी लोगों को तो हाशिए पर रखा हुआ है, सामाजिक रूप से अन्याय हो रहा है। प्रादेशिक असंतुलन, महानगर के कुछ क्षेत्रों को सभी सुविधाएं मिल रही है और जबकि कुछ इलाकों के अंदर आधारभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, वहां जो सुविधाएं हैं वो अच्छी है, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़ उनकी बात करें तो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो प्रादेशिक असंतुलन भी हो रहा है।
और अभी अभी बात की भी, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अर्थात पर्यावरणीय निम्नीकरण हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, विकास के नाम पर हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो आधुनिक विकास के कारण भारत के अंदर ये 3 प्रमुख समस्याएं हैं, वो मुंह बाए खड़ी है। तो सोच के देखिएगा, विकास तो हो रहा है, विकास करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन विकास के अंदर समानता नहीं मिल पा रही, हर व्यक्ति को अवसरों की समानता नहीं मिल पा रही। जबकि मानव विकास का कंसेप्ट क्या कहता है, क्या सबको अवसरों की समानता हो, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको आधुनिक सुविधाएं मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर इसके लिए प्रयासरत जरूर है। तो कुल मिलाकर भारत के अंदर मानव विकास की जो स्थिति है वो अभी भी चिंताजनक है। हमारे लिए एक चिंता का विषय है भी, हम भारत में किस प्रकार सबके लिए अवसरों में समानता ला पाएं, किस प्रकार ह्यूमन बींग्स का, मानव का अच्छे से विकास कर पाए और मध्यम श्रेणी से ऊपर उठकर हम भारत को उच्च मानव श्रेणी के अंदर किस प्रकार से ला पाएं, इसके लिए हमें मिलकर सोचना होगा। इसी कड़ी में बात करें भी, जो गरीब लोग हैं, निर्धन जो लोग हैं, उनके सामर्थ्य में गिरावट के कारण क्या है। जो गरीब लोग हैं उनकी स्थितियां दिनों दिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। इसके संबंध में भी अपने तर्कों की अगर हम बात करें भी, वो कौन सी प्रोसेस है, वो कौन सी प्रक्रियाएं हो रही है जिनकी वजह से गरीब लोगों के सामर्थ्य में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। तो सबसे पहले आता है कि सामाजिक सामर्थ्य में कमी। सामाजिक सामर्थ्य में कमी का मतलब क्या है, ये किस वजह से हो रहा है, विस्थापन के कारण और कमजोर होते सामाजिक बंधन, लोगों के आपसी जो संबंध है, भाईचारा है, जो प्रेम है, वो कम होता जा रहा है। उन्हें अच्छी सुविधाओं के लिए, अच्छी दैनिक जीवन को जीने के लिए विस्थापित होना पड़ रहा है। विस्थापन के कारण चाहे कोई भी रहे हो, चाहे विकास के नाम पर कहीं बांध बनाया जा रहा है, सड़कें बिछाई जा रही है, तो वहां जो लोग हैं उनको विस्थापित किया जा रहा है, तो वो तो पहले ही मरा हुआ है, पहले ही कमर टूटी हुई है उसकी, और उसको एक निश्चित मुआवजा देकर वहां से कह दिया जाता है, भाई यहां से उठ, यहां तो हम डेवलपमेंट करेंगे। तो कुछ लोग डेवलपमेंट करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग इन गरीबों के साथ खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग पर्यावरण को लेकर खड़े हो जाते हैं। तो यहां एक बात आपको समझ में आ रही होगी भी, पर्यावरण के हिसाब से या इन सब तथ्यों के हिसाब से बात करें तो विकास के बारे में सोच सबकी अलग अलग है। विकास का रास्ता क्या हो, इसको लेकर समस्या है। तो यहां देखिए भी, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है क्योंकि सामाजिक सामर्थ्य में कमी हो रही है, वो विस्थापित हो रहा है, सामाजिक बंधन है वो उसके कमजोर होते जा रहे हैं। दूसरा है कि पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी हो रही है, अर्थात प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण फैल रहा है तो बहुत सी बीमारियां भी आ रही है, वो हम किसके अंदर कह दें, व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी आ रही है। तो सामाजिक सामर्थ्य में कमी आना, पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी आना, व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी आना, जिससे बीमारियां बढ़ रही है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है, उनकी वजह से उसके व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी आ रही है। तो इन 3 प्रमुख सामर्थ्यों के अंदर कमी की वजह से ही जो निर्धन, जो गरीब लोग हैं, उनके किसी चीज के सामर्थ्य के अंदर गिरावट है, वो हमारे सामने प्रदर्शित हो रही है। तो इस प्रकार से अब आपने क्या समझा भी, भारत में मानव विकास की सही रिपोर्ट क्या है और आधुनिक विकास के नाम पर कौन से दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं और गरीब और क्यों गरीब होता जा रहा है। आप नोट्स फॉर्म में इनको उतारने के लिए स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो और उसके बाद में एक अंतिम बिंदु के ऊपर भी हम बात है वो कर लेते हैं। चलिए अध्याय के लास्ट में अब समझ लेते हैं जनसंख्या, पर्यावरण और विकास के अंतर संबंधों को भी, किस प्रकार से ये तीनों चीज आपस में अंतर्गुथित है, यानी आपस में जुड़ी हुई है। किसी एक की बात नहीं हो सकती, सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक चीज किसी दूसरे को अत्यधिक प्रभावित है वो कर सकती है। तो देखिएगा बहुत सी चीजें वो हैं इस पॉइंट के अंदर जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं
और हम इसको बिंदुवार देख लेते हैं ताकि आपको 2 नंबर के प्रश्न के रूप में इसे याद रखना भी आसान हो जाए। तो देखिए, विकास ने मानव जीवन की गुणवत्ता में बहुत से महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। वहीं दूसरी ओर सामाजिक भेदभाव, प्रादेशिक असमानता और पर्यावरणीय निम्नीकरण को बढ़ाया है। और पहले हम पढ़ चुके हैं भी आधुनिक विकास के क्या दुष्परिणाम हैं, ये भी हो रहे हैं। तो मानव विकास में मानव के अंदर क्वालिटी के अंदर सुधार हो रहा है, वहीं पोल्यूशन वगैरह, प्रादेशिक असमानता और सामाजिक भेदभाव है वो भी हो रहा है। फिर है माल्थस की बात करते हैं। याद आ रहा होगा माल्थस, जिन्होंने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। तो माल्थस ने क्या कहा कि मानव जनसंख्या की तुलना में क्या संसाधनों की उपलब्धता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने आप में एक अच्छा प्रश्न निकल सकता है भी किस व्यक्ति ने मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों की उपलब्धता को महत्वपूर्ण माना। वो पहला वैज्ञानिक जो व्यक्ति है वो है माल्थस। इसने कहा जनसंख्या कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। और माल्थस के बाद जो जनसंख्या सिद्धांत देने वाले थे, जिन्हें हम नव माल्थसवादी कहते हैं, और या पर्यावरणविदों की बात कर ले या जिन्होंने आमूलवादी विचारधारा दी उनकी बात कर ले, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई सिर्फ संसाधनों की उपलब्धता इतने से काम नहीं चलेगा। भी उपलब्ध है तो क्या करें, हो सकता है वो उपलब्धता जो है वो कुछ लोगों के पास ही हो, बहुत से लोग तो फिर वंचित रह जाएंगे, गरीब लोगों के पास फिर वो संसाधन कैसे उपलब्ध हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा समाज जो संसाधन है उनका सामाजिक वितरण हो, सामाजिक वितरण को महत्वपूर्ण माना। गौर कीजिएगा, माल्थस ने कहा जनसंख्या की तुलना में संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। माल्थस के बाद वाले जो लोग थे जिन्हें नव माल्थसवादी कहते हैं, उन्होंने कहा भी संसाधनों का सामाजिक वितरण होना चाहिए। अर्थात यहां वो ये कहना चाहते हैं भी सबको समान रूप से संसाधनों का वितरण होना चाहिए, वरना उनके बीच में वर्ग संघर्ष हो जाएगा, लड़ेंगे वो कुतिए बिल्लियों की तरह। तो इसलिए संसाधनों का वितरण है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और वो भी कैसा होना चाहिए, ये प्रयास रहना चाहिए भी सबको संसाधनों का समान वितरण है वो हो सके, सबको समान अवसरों की उपलब्धता हो सके। क्योंकि ये नव माल्थसवादी क्या मानते थे भी कि खुश और शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या और संसाधनों के बीच उचित संतुलन आवश्यक है। जितनी पॉपुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग संसाधन, रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक और सामाजिक जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उनके बीच उचित संतुलन जरूरी है, वरना मैंने कहा वो लड़ेंगे आपस में और वो क्या हो जाएगा, फिर मानव विकास के सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं ये चीजें। और 1993 की अगर मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट ने लोगों के बढ़ते सशक्तिकरण को उसके ऊपर बल दिया और कहा कि शांति और मानव विकास को लाने में नागरिक और समाज की एक सकारात्मक भूमिका है वो होनी चाहिए। भी समाज, नागरिक यानी वहां की सरकार का ये सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। भी किस प्रकार से मानव विकास को लाया जा सकता है उसका एक इन्होंने विचार भी प्रस्तुत किया कि जो हम रक्षा, देश की रक्षा पर हथियारों की होड़ के ऊपर भी रक्षा खर्च करते हैं, हथियारों को खरीदने में जो खर्च करते हैं, क्यों न हम इसके अंदर कटौती कर दें। कटौती करेंगे तो जो बची हुई जो राशि है उस राशि का प्रयोग हम वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन को बढ़ाने में करना चाहिए। तो उससे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम है वो बढ़ सकेगी, अर्थात उनको अवसरों की समानता मिल पाएगी, उनको स्वतंत्रता मिल पाएगी। और पूरी दुनिया के हिसाब से बात करें तो विश्व के अंदर शांति होगी और विश्व के लोगों का कल्याण होगा, जो हमारी पूरी दुनिया के लिए आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आपसे कोई पूछ ले कि दुनिया में वैश्विक चिंता किस बात की है, तो वो है विश्व शांति और विश्व कल्याण की।
तो विश्व शांति और विश्व कल्याण की स्थापना के लिए हमें लोगों का विकास करना होगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करना होगा, आलतू फालतू जो खर्चे हैं उनको कम करना होगा। ये हर नागरिक और समाज की जिम्मेदारी है। हमें लोगों को सशक्त बनाना होगा। हमें एक खुश और शांत जीवन जीने के लिए लोगों के बीच और संसाधनों के बीच एक उचित संतुलन है वो स्थापित करना होगा, और इसके लिए हमें संसाधनों का सामाजिक वितरण है वो सही तरीके से समानता के आधार पर है वो करना होगा। तो संसाधनों की उपलब्धता इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उनका वितरण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। विकास हो रहा है, लोगों के जीवन में सुधार आ रहा है, लेकिन साथ में सामाजिक भेदभाव, अन्याय भी हो रहा है, प्रादेशिक असमानता और पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी पॉल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से ये समझ पा रहे हो भी जनसंख्या यानी लोग, पर्यावरण यानी संसाधन और विकास है ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमें हर पक्ष को उचित रूप से ध्यान में रखते हुए ही मानव का विकास है वो करना है। और भारत भी इसी प्रकार के वैश्विक शांति और वैश्विक कल्याण के लिए मानव विकास को आधारभूत मानते हुए मानव विकास को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास है वो कर रहा है। तो ये था अपना तीसरा पाठ जिसमें हम विश्व के सहयोग को लेते हुए, वैश्विक आंकड़ों को, वैश्विक तथ्यों को लेते हुए भारत के अंदर मानव विकास के कंसेप्ट को अच्छे से समझा, इससे जुड़े हुए हर एस्पेक्ट की बात की। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी बिंदु हमने नहीं छोड़ा है जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। हर बात पर हमने इन 3 वीडियो के माध्यम से इन बातों को अच्छे से समझा है और उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा और स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स को अपडेट कीजिएगा और मेरी तरफ से जो भी नोट्स हैं, क्योंकि समय अभाव के कारण थोड़ा सा नोट्स तैयार करने में मैं लेट हो जाता हूं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार करता हूं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बहुत जल्द जो जितने चैप्टर आपके हो गए हैं उनके नोट्स तैयार करके मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। और हर शनिवार को जो आपका टेस्ट होता है उसकी ज़रूर आप अच्छे से तैयारी करके टेस्ट दिया करो, क्योंकि अच्छी तैयारी के साथ टेस्ट दोगे, उस एनवायरनमेंट को, टेस्ट के एनवायरनमेंट को दिमाग में रखते हुए अगर हर शनिवार शाम 4 बजे टेस्ट दोगे तो आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा फायदा है वो मिलेगा और आपने जो सपने +2 के लिए देखे हैं वो ज़रूर आपके प्रयासों से पूरे होंगे। चलिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।